मिस्टर अभिजीत और विराट हॉस्पिटल की कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। बहुत जिद करने के बाद विराट ने अब जाकर कुछ खाया था। वहीं अवनी को होश में आने के बाद पूरे कश्यप परिवार ने मिस्टर अभिजीत का लाया हुआ खाना खाया। मिस्टर अभिजीत ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, क्या मैं जान सकता हूँ ये सब क्या चल रहा है? विराट ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, कुछ कुछ नहीं डूड। तभी मिस्टर अभिजीत ने विराट की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। बेटा, अवनी सिर्फ तुम्हारी क्लाइंट की बहन है और तुमने उसके लिए डॉक्टर से झूठ क्यों कहा? विराट को उस वक्त शक तो हो गया था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके डैड उससे डायरेक्टली सवाल पूछ लेंगे। थोड़ा सा घबराते हुए विराट ने कहा, डूड, दरअसल मैं अभी आपको ये सब नहीं बता सकता हूँ। आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। अभिजीत ने अपने बेटे के हाथ पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा, पर हाँ, एक बात जरूर पूछना चाहता हूँ। कहते हुए अभिजीत विराट के चेहरे को बड़े ध्यान से देखने लगे। जी? विराट ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अवनी से प्यार करते हो, पसंद करते हो उसे? मिस्टर अभिजीत ने अगला सवाल किया। इस सवाल के लिए तो विराट और भी ज्यादा तैयार नहीं था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं नहीं डोंट, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? थोड़ा नरम होते हुए अभिजीत बोले, डूड, वो। विराट इससे पहले कि आगे कुछ कहता, मिस्टर अभिजीत ने अपने चेहरे की हंसी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, बताओ फिर क्या बात है? क्यों आखिर तुम एक अनजान लड़की के लिए सबसे झूठ बोल रहे हो? इस बार विराट ने अपनी फीलिंग्स को एक सिरे से नकारते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ। गहरी सांस खींचते हुए मिस्टर अभिजीत ने कहा, और वक्त और हालात को देखते हुए विराट से इस बारे में अभी आगे बात करना ठीक नहीं समझा। थोड़ी ही देर में वहां नंदिनी आ गई, जिसे देखते हुए विराट उठ खड़ा हुआ। नंदिनी ने पास आते हुए कहा, आप बैठ जाइए, मैं तो बस अभिजीत अंकल को खाने के लिए थैंक्स कहने आई थी। नंदिनी की आवाज सुनते ही अभिजीत भी अपनी कुर्सी से उठते हुए बोले, नंदिनी बेटा, तुमने कुछ खाया? नंदिनी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, जी अंकल, मैंने खा लिया है। थैंक यू कि आपने हम लोगों के बारे में इतना कुछ सोचा। अभिजीत ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, यू आर वेलकम बेटा। वैसे मुझे अनुपमा का फोन आया था, तुम्हारे बारे में भी बात हुई। तभी अभिजीत ने नंदिनी को देखते हुए कहा, नंदिनी बैठो ना। सामने रखी कुर्सी पर नंदिनी के साथ साथ विराट और मिस्टर अभिजीत भी बैठ गए। नंदिनी का उदास चेहरा देखते हुए अभिजीत ने कहा, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन ये परेशानी कुछ ही समय की है। मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी की आंखें नम हो गई और उसने हिम्मत करते हुए कहा, मैं नहीं जानती थी कि आप रिया का केस लड़ रहे हैं, नहीं तो मैं विराट को इस केस के लिए कभी नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? मिस्टर अभिजीत ने तुरंत सवाल पूछा। ऐसे एक दूसरे के खिलाफ लड़ना मुश्किल होगा ना, इसलिए। इससे पहले कि नंदिनी अपनी बात पूरी करती, उसे बीच में ही मिस्टर अभिजीत ने टोकते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है? नहीं अंकल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले कुछ दिनों में विराट ने जितनी मेहनत की है इस केस के लिए, शायद ही उतना कोई और कर पाता। मैं तो बस। नंदिनी ने अपनी सफाई देनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने हमेशा सच का साथ दिया है, आज भी दूंगा। बाकी मुझे खुशी है कि विराट अपने काम में ईमानदार है और उसे पूरी मेहनत और लगन से करने की कोशिश कर रहा है। ये कहते हुए मिस्टर अभिजीत ने विराट की तरफ देखा। नंदिनी ने बहुत ज्यादा थैंकफुल होते हुए कहा, थैंक्स अंकल, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये कहते हुए नंदिनी थोड़ा सा हिचकिचाई। हाँ नंदिनी, कहो ना। नंदिनी ने कुछ सोचते हुए कहा, आप मेरी बात को गलत मत समझिएगा, लेकिन बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप रिया से सावधान रहिएगा, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये सुनते ही मिस्टर अभिजीत हैरान रह गए, लेकिन विराट के एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही थे, क्योंकि वो उस बारे में सब कुछ जानता था। मिस्टर अभिजीत ने तुरंत सवाल किया, लेकिन क्यों नंदिनी? नंदिनी अभी रिया के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर वो अभी अभिजीत को सब कुछ बता देती तो कोर्ट में क्या करती। इसलिए उसने बात को छुपाते हुए कहा, वो आपको परसों पता चल जाएगा, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा। विराट ने भी नंदिनी की बात में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ डूड, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। अच्छा हुआ नंदिनी ने बता दिया। मिस्टर अभिजीत नंदिनी और विराट की बात से हैरान थे, और होते भी क्यों ना, आखिर उन्हें सच नहीं पता था। अगले दिन सभी को हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया। अवनी के साथ समीर और नंदिनी थे बस। नंदिनी वही बाहर एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरी चिंता में हो। समीर उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, नंदिनी क्या हुआ? नंदिनी ने अपनी गर्दन उठाई और समीर की तरफ देखते हुए बोली, बहुत चिंता हो रही है, इधर अवनी की ये हालत है और कल दूसरी सुनवाई है। समीर ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, अवनी रिकवर कर रही है,
कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाएगी। और रही बात मेरे केस की, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। हमारे हाथ में जितना होगा हम उतना ही तो कर सकते हैं। समीर की ये बात सुनते ही नंदिनी ने गुस्से से कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि रिया कुछ भी कर सकती है? और अगर उसके कुछ भी करने से तुम पर एक खरोच भी आई ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये सुनते ही समीर का दिल भी भर आया और उसने नंदिनी के सामने आकर उसे अपने सीने से लगा लिया। नंदिनी ने रोते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अब मेरे परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकती। उसे तो देख लूंगी मैं। समीर ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, मैं जानता हूं तुम झांसी की रानी हो। इससे पहले कि नंदिनी उसे कोई जवाब देती, तभी वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस ने उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या अवनी कश्यप का केबिन गई है? नंदिनी अचानक से खड़ी हो गई और सामने खड़े इंसान को देखकर हैरान रह गई। समीर ने उसे जैसे ही देखा, उसका गुस्सा तो मानो 7वें आसमान पर था। सामने खड़े उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, हमारे पास एक सुसाइड केस रजिस्टर हुआ है। इससे पहले कि विजय अपनी बात पूरी कर पाता, समीर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? विजय ने बड़े ही नॉर्मल तरीके से जवाब दिया, तुम्हें पता भी है कि तुमने एक ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर को पकड़ा है? तभी समीर ने गुस्से से कहा, नहीं, मैंने उस इंसान का कॉलर पकड़ा है जिसकी वजह से आज मेरी बहन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। नंदिनी नहीं चाहती थी कि हॉस्पिटल में कोई तमाशा हो, इसलिए उसने समीर का हाथ उसके कॉलर से छुड़ाने की कोशिश की। विजय ने आगे जवाब दिया, बस तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारी बहन की जो हालत है वो मेरी वजह से है? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे ऐसे व्यवहार करने की वजह से और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की वजह से तुम जेल जा सकते हो। समीर ने उसे जोर से धक्का देते हुए कहा, अपनी ये बकवास बंद करो। उन दोनों के इस लड़ाई झगड़े की वजह से वहां कुछ लोग इकट्ठा होने लगे और आते जाते लोग भी उन दोनों को देखने लगे। तभी एक डॉक्टर ने उन दोनों से आते हुए कहा, क्या आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये हॉस्पिटल है। विजय ने उस डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो यहाँ सुसाइड केस के लिए आया हूँ, लेकिन मिस्टर समीर शायद खुद से कुछ ज्यादा ही खपा है कि वो अपनी बेचारी बहन को संभाल नहीं पाए। अगर एक बार और तुमने अपने मुंह से मेरी बहन का जिक्र भी किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और एक बात, तुम्हारी आजादी की ये जो 2-4 दिन बचे हैं ना, इसमें तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन इसके बाद तुम्हारी आजादी छिन जाएगी और फिर तुम किसी को धोखा देने के लायक भी नहीं रहोगे। समीर ने गुस्से से कहा। समीर का ऐसा गुस्सा देखते हुए नंदिनी ने उसे शांत कराने की कोशिश की। समीर प्लीज अभी शांत हो जाओ, ये हॉस्पिटल है। लेकिन समीर का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसे अभी किसी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। समीर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। डॉक्टर ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, आप प्लीज इन्हें संभालिए। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और समीर की तरफ देखते हुए बोली, समीर प्लीज, हम अभी इसे यहाँ कुछ नहीं कह सकते हैं कि ना सही वक्त है और ना ही सही जगह। नंदिनी की बात सुनने के बाद समीर ने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की और शांत हो गया। विजय ने डॉक्टर से पूछा, पेशेंट की क्या हालत है? मुझे उनका बयान लेना है। अवनी की क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, लेकिन हम अभी सिर्फ घर वालों को छोड़कर पेशेंट से किसी को मिलने की इजाजत नहीं दे सकते। उनकी हालत अभी भी बहुत ज्यादा नाजुक है। विजय को अवनी, समीर और नंदिनी की ऐसी हालत देखकर अच्छा लग रहा था और वो आया ही था यहाँ ये सब देखने के लिए। विजय ने डॉक्टर की कही सारी बात सुनी और कहा, ठीक है, लेकिन जब भी पेशेंट बयान देने की हालत में आ जाए मुझे बुला लीजिएगा। ओके इंस्पेक्टर। कहते हुए डॉक्टर वहां से चले गए। विजय ने दोबारा एक नजर समीर और नंदिनी को देखा और इस बार उनके पास जाते हुए बोला, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। नंदिनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो उसने नंदिनी को और गुस्सा दिलाने के लिए कहा, तुम्हारे लिए भी, बेचारी तुम भी कहां ऐसे लोगों के बीच फंस गई हो। इस बार इससे पहले कि समीर उसे खींचकर एक थप्पड़ मार देता, नंदिनी ने आगे आते हुए कहा, अपने परिवार के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी और खबरदार जो अवनी के बारे में भी कुछ कहा, तुम जैसे गंदे आदमी के मुंह भी नहीं लगना चाहती मैं। नंदिनी की ये सारी बातें सुनकर विजय को भी गुस्सा आया और उसने कहा, तमीज से बात करो, नहीं तो इस बार तुम्हारे पति के साथ साथ तुम भी जेल जाओगी। इस बार समीर ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अपने परिवार के किसी भी इंसान के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि तुम अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। इस बात पर विजय ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम तो बात करने लायक इंसान भी नहीं हो। इससे पहले कि क्या कर लोगे तुम? इस बार समीर ने उसे कस के थप्पड़ मारा और विजय सीधे जमीन पर जा गिरा। समीर उसे दोबारा मारने ही वाला था कि तभी समीर का हाथ किसी ने रोक लिया और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि विराट था। विराट ने समीर को साइड किया और कहा, अभी नहीं,
और यहाँ नहीं। समीर ने एक बार फिर अपना गुस्सा कंट्रोल किया और साइड हट गया। विराट विजय के पास आया और उसे अपना हाथ दिया। विजय ने गुस्से से उसे देखा और खुद ही उठ गया। मुझे तुम जैसे लोगों के सहारे की जरूरत जिंदगी में कभी नहीं पड़ेगी, विजय ने विराट से कहा। विराट ने उसकी बात को इग्नोर किया और कहा, कुछ बात करनी है, बाहर चले। विजय ने इस बात पर उसे अजीब नजरों से देखा और फिर कुछ सोचते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। दोनों अस्पताल के बाहर आ गए। विजय ने उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखा और बोला, मुझसे क्या बात करनी है? विराट ने कहा, तुम्हें सिर्फ इतना बताना था कि तुमने जो किया है वो ठीक नहीं किया और इसकी सजा तो मैं तुम्हें दिला कर रहूंगा। तुमने 20 साल की लड़की को ऐसा मजबूर किया कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने पर आ गई। अवनी ने आत्महत्या करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उसका मर्डर करने की कोशिश तुमने की है। यह सुनते ही विजय ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ समीर के वकील हो, लेकिन अब पता चल रहा है कि नजर तुम्हारी उसकी बहन पर है। अच्छा है, तुम्हें भी वो कुछ ना कुछ तो दे ही देगी। विजय के मुंह से यह सुनते ही विराट को न जाने क्यों लेकिन बहुत तेज गुस्सा आया और वो खुद को अपना हाथ ना उठाने से रोक नहीं पाया। जो समीर को अभी तक मना कर रहा था, उसने खुद ही विजय को उससे कहीं ज्यादा जोर से थप्पड़ जड़ दिया था। इस बार विजय को गुस्सा की कोशिश करने लगा। विराट ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और घुमाकर पीछे कर दिया। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है? हाँ, कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें जरा सा पछतावा नहीं है? अगर अवनी को कुछ हो जाता तो वो मर जाती और मुझे बहुत खुशी होती। तब उस समीर को समझ आता कि एक बहन को खोने का दुख क्या होता है और मेरा बदला भी पूरा हो जाता। इस बार विराट ने उसके हाथ को मोड़ते हुए पीछे से उसका गला पकड़ लिया और बोला, अब एक शब्द और नहीं। विजय ने उसे और गुस्सा दिलाने के लिए कहा, क्यों, तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है? कौन लगती है अवनी तुम्हारी? क्यों उसकी फिक्र में मरे जा रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं हूं। कहते हुए विराट ने उसे धक्का दे दिया और तभी वहां पुलिस की एक और गाड़ी आ गई, जिसे देखते हुए विजय मुस्कुराया और बोला, अरेस्ट कर लो इसे। बाप के नाम और शोहरत की ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, इसकी चर्बी तो मैं निकालूंगा। विराट को कुछ पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया।